नीतीश कुमार की प्रासंगिकता युवाओं के बीच में खत्म हो चुकी है। पलटू चाचा के नाम से वो पूरे बिहार में फेमस है। ऐसे में तेजस्वी यादव का जो इस समय रसूख बिहार की राजनीति में है, वह ना बीजेपी को रास आ रहा है, ना जेडीयू को रास आ रहा है। लेकिन इस पर नीतीश कुमार तैयार होंगे, इसकी बड़ी समस्या है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो चिपके हैं उसके साथ। दोस्तों, बिहार की राजनीति में खेला होबे करते करते लग रहा है कि खेला अब हो जाने वाला है। नीतीश कुमार की राजनीति जो पिछले 10 सालों से बिहार में कभी इधर और कभी उधर जाती दिखाई दे रही है, उसके बाद भी नीतीश कुमार ने अपनी प्रासंगिकता जिस तरीके से बिहार की राजनीति में बनाई हुई है, यह एक आश्चर्यजनक बात है। अगर आप भारतीय इतिहास को देखेंगे और भारतीय राजनीति को देखेंगे, एक भी ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने नहीं है जहां पर किसी पार्टी ने और किसी नेता ने इतनी बार अपने गठबंधन को बदला और उसके बाद भी वह गठबंधन में प्रमुख नेता के रूप में दिखाई दे रहा हो। नीतीश कुमार इन सभी उदाहरणों को एक तरीके से खारिज करते दिखाई दे रहे हैं। एक समय में रामविलास पासवान को मौसम विज्ञानी कहा जाता था, लेकिन रामविलास पासवान केवल अपने क्षेत्र के लिए ही मौसम विज्ञानी थे। उन्हें लगता था कि वह जिस भी गठबंधन में जाएंगे, वह गठबंधन अपनी सरकार को बनाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने तो एक नई राजनीति ही शुरू कर दी है। आरजेडी से छूटे तो बीजेपी के साथ गए, बीजेपी से छूटे तो आरजेडी के साथ गए और सभी बाहें फैलाए नीतीश कुमार का स्वागत भी करते हैं। ये एक अलग कहानी है नीतीश कुमार की राजनीति की। 2013 से 2023 के बीच में जितना पाला नीतीश कुमार ने बदला है, उतना तो शायद हमको किसी देश की राजनीति में भी देखने को नहीं मिलेगा। 2013 में मोदी के जब प्रधानमंत्री पद का अनाउंसमेंट किया गया था कि बीजेपी की ओर से वो उम्मीदवार रहेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए, उसके बाद से नीतीश कुमार खट्ट से पाला बदल के पहुंच जाते हैं आरजेडी के पास और नीतीश और लालू की जोड़ी बन गई। अब फिर जब नीतीश कुमार का मोह भंग हुआ तो 2017 में वो फिर वहां से उठे और चले आए एनडीए के अंदर। 2022 आते आते उनका फिर मन बदला और वो फिर चले गए आरजेडी के पास। अब फिर नीतीश कुमार, खबरें आ रही हैं कि अब जाने वाले हैं बीजेपी के पास, एनडीए का पार्ट बनेंगे। इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाला यह इंसान अब वापस से पलटी मार रहा है। जो पलटू राम कहा जाता है ना नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में, वह अपने आप में ही महत्वपूर्ण तत्व है वहां की राजनीति का। इंडिया गठबंधन जो वैसे भी इस समय अपनी बिल्डिंग को बचाने में लगा हुआ है। देखिए, नींव तो थी नहीं, यह बात मैं बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूं कि इंडिया गठबंधन की नींव नहीं बनी, सीधे बिल्डिंग बनाने का प्रयास किया जाने लगा। ऐसे में सबको अपने अपने कमरे चाहिए थे। बिना नींव के जब घर बनेगा तो कमरों का अस्तित्व कहां से बचा रहेगा, जो दिखाई दे रहा है। वैसे इंडिया गठबंधन के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग अपने वीडियो के दूसरे हाफ में कि कैसे बीजेपी की रणनीति के आगे इंडिया गठबंधन जो है वो परेशान हो गया और उसकी सारी राजनीति 2024 लोकसभा चुनाव आने से पहले ही खत्म हो गई। पहले चलते नीतीश कुमार के ऊपर कि आखिर नीतीश कुमार क्या कारण है जिसकी वजह से वह एनडीए के साथ जाते दिखाई दे सकते हैं। देखिए, मैं हर बात पे संभावना रख रहा हूं क्योंकि जो नीतीश कुमार है उनकी राजनीति समय भी नहीं जानता ना। एक कहावत हो ना कि जो चीजें हैं वो समय पे छोड़ दिए जाएं। नीतीश कुमार एक ऐसे राजनीतिज्ञ बन चुके हैं जिनके विषय में समय भी नहीं जानता। वो समय को भी बोल देते हैं कि अरे रुको, मैं ये काम करूंगा, समय बोला ठीक है भैया कर लो। नीतीश कुमार का यही हाल चल रहा है। अगर हम कुछ यहाँ पे मैटर्स की बात करें जो नीतीश कुमार के लिए है, तो देखिए, जो पहला यहाँ पे सेगमेंट है कि भाई जेडीयू को बीजेपी मौका दे क्यों रही है, तो इसका पहला यहाँ पर कारण है वह है कि जो जातीय समीकरण बिहार में बन रहे हैं। अगर आपको याद हो, जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ रही थी, उस रिपोर्ट के आधार पर मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए और उस वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि इस जनगणना का जो फायदा है वो केवल दो पार्टियों को मिलते दिखाई दे रहा है। उनकी राजनीति आसान हो रही है। एक आरजेडी थी और एक बीजेपी थी। आरजेडी के सामने यह जो है वो क्लियर हो गया कि भाई मुस्लिम यादव वोट बैंक उनके पास इंटैक्ट हैं और वो उन्हीं की राजनीति करेंगे। बीजेपी को दिख गया था कि जो ईबीसी सेगमेंट है उसको वो सवर्ण वोटों के साथ और दलित वोटों के साथ जोड़कर अपनी राजनीति करेंगे। समस्या थी यहां पर जेडीयू के साथ। नीतीश कुमार का अपना कोई पारंपरिक वोट बैंक नहीं है। नीतीश कुमार ईबीसी की राजनीति करते हैं, लेकिन बीजेपी उसमें सेंध लगाती है। जब ये दोनों पार्टियां साथ लड़ते हैं तो प्रभाव एक साथ दिखाई देता है।
अलग अलग लड़ने पर हमेशा जेडीयू को ही घाटा होगा, यह बात हम जानते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसे में जातीय समीकरण जो बन रहे थे जातीय जनगणना के बाद, उसके बाद जेडीयू की जमीन जो है वो सरक रही थी। दैट्स वाई नीतीश कुमार को लग गया कि भैया अगर कुर्सी पर बैठना है तो फिर बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा। दैट्स वाई यहां पर वो एनडीए के साथ हमको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहां सेकंड बात करें तो इंडिया अलायंस एक बहुत बड़ा यहां पे तत्व है। इंडिया अलायंस के निर्माण के बाद से बीजेपी के अंदर खलबली तो थी ही। बीजेपी को पता है कि उन्हें लगभग जो वोट मिलते हैं वो 40% के आसपास हैं। ऐसे में इसका उल्टा एस्पेक्ट देखा जाए तो 60% वोट इनके साथ नहीं जा रहे हैं। अगर वो 60% वोटों को एक साइड कर दिया जाए तो बीजेपी की हार दिखाई दे रही है। बीजेपी को यह बातें पता थी। दैट्स वाई बीजेपी को यह लग चुका था कि अगर इंडिया अलायंस में फूट डाल दिया जाए तो वो 60% वोट एक साथ नहीं जा पाएंगे और हम 40% से अपने आप को इस जो 2024 का चुनाव है इसमें हम जीत जाएंगे बड़े प्यार से। ऐसे में आप देखेंगे इंडिया गठबंधन में लगातार फूट डालने का प्रयास किया। आप अगर महाराष्ट्र केस देखें तो वहां पे शिवसेना और एनसीपी दोनों को तोड़ दिया गया। ममता दीदी शुरुआत से ही खार खाए बैठी हुई थी कांग्रेस से और अभी उन्होंने ऐलान कर दिया कि भैया हम 2024 के चुनाव में अकेले पार्टिसिपेट करेंगे। अभी जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है उसमें भी ममता बनर्जी जो है वो अड़ंगे डाल रही हैं। परमिशन नहीं मिली ना अभी कि जाओ तुम रैली करो, उसकी परमिशन में कोई दिक्कतें आ रही हैं जो खबरें आ रही है। और अभी राहुल गांधी ने 2 दिन के लिए शायद अपनी न्याय यात्रा भी बंद कर दी है। अब उसके बाद दिक्कतें थी बिहार की। बिहार में महागठबंधन ऐसा था कि वहां पर बीजेपी को जीत नहीं मिलने वाली थी। नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन के संयोजक मतलब बने नहीं, गुस्सा इसलिए थे कि संयोजक बनना चाहिए था वो बन नहीं पाए, इसी गुस्सा वो निकाल रहे हैं हम। लेकिन कहा जाए तो अगर इंडिया गठबंधन को मंच पे कोई लाया था तो वो नीतीश कुमार थे। लेकिन जैसा सुलूक उनके साथ हुआ और कांग्रेस ने घमंड दिखाया उसका प्रभाव था कि बिहार को तोड़ना जरूरी था। अगर कहीं पे दो ऐसे वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी का वोट बैंक अच्छा खासा था लेकिन वहां पे दिक्कतें थी, एक था महाराष्ट्र एक था बिहार, और इन दोनों को अमित शाह ने अपनी राजनीति से भंग कर दिया, खत्म कर दिया। इसके बाद जो अगली एक महत्वपूर्ण बात है वह है तेजस्वी को सीएम बनने से रोकना। अगर आप बिहार की राजनीति में देखेंगे तो वर्तमान समय में तेजस्वी से बड़ा नेता वहां पर कोई नहीं है। अगर किसी नेता का इस समय बिहार के युवाओं में प्रभाव देखा जा रहा है तो वह तेजस्वी यादव है। नीतीश कुमार की प्रासंगिकता युवाओं के बीच में खत्म हो चुकी है। पलटू चाचा के नाम से वो पूरे बिहार में फेमस है। ऐसे में तेजस्वी यादव का जो इस समय रसूख बिहार की राजनीति में है वह ना बीजेपी को रास आ रहा है ना जेडीयू को रास आ रहा है। ऐसे में तेजस्वी अगर सीएम बन जाएंगे तो उसकी वजह से आने वाला 10 साल बिहार में से बीजेपी और जेडीयू का खत्म हो जाएगा। ऐसे में तेजस्वी को रोकना कि वह मुख्यमंत्री ना बन पाए यह भी एक प्रमुख मुद्दा है यहाँ पर। इसके अलावा आप देखेंगे तो कई सारे विकल्प भी बिहार की राजनीति में आपको देखने को मिलेंगे। पहला तो यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाकर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें। ये तो आसान तरीका है, सुनने में आ रहा है 28 तारीख को वो शपथ लेने वाले हैं। सेकंड एस्पेक्ट है कि नीतीश कुमार और बीजेपी इस शर्त पर पहुंचे कि भैया लोकसभा चुनाव साथ लड़ते हैं, उसी के साथ विधानसभा भी करा लेंगे, जिसकी जैसी सीटें वो वैसा व्यक्ति वहां पर मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन इस पर नीतीश कुमार तैयार होंगे, इसकी बड़ी समस्या है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो चिपके हैं उसके साथ। उसके अलावा देखा जाए तो अगर हम एक टैली देखें जिसके अकॉर्डिंग ये समझ में आएगी किसके पास कितनी सीटें हैं। अगर आप महागठबंधन में जेडीयू को निकाल देंगे तो महागठबंधन के पास आरजेडी के पास सीटें हैं 79, कांग्रेस के पास है 19 और वाम दलों के पास है 16। तो ऐसे में जोड़ के 114 सीटें बनती हैं। 243 सीटें हैं वहां की विधानसभा में। ऐसे में जादुई आंकड़ा बनता है 122 का। अब जादुई आंकड़ा 122 का बन रहा है, ऐसे में 114 महागठबंधन के पास है जेडीयू को हटाकर, तो 8 विधायक चाहिए। अगर उनको तोड़ लिया जाए तो ये चीजें आसान हो सकती है। इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि हम के पास गए थे आरजेडी वाले कि तुम्हारे बेटे को हम बनाएंगे उप मुख्यमंत्री, आ जाओ हमारे साथ। 4 विधायक हैं उनके पास। लेकिन जितना मांझी को पता है कि अभी बीजेपी के साथ रहना ठीक है क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो ऐसे में उन्होंने साफ कर दिया कि हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे। तो यह एक बात यहाँ जो है वो खत्म होती दिखाई दे रही है। अब जेडीयू को तोड़ने की बात की जा सकती है, देखते हैं उसमें क्या होता है कि इस समय विधानसभा अध्यक्ष जो है वो आरजेडी के ही पाले का है।
तो ऐसे में एक तो ये तरीका है, दूसरा ये तरीका, एक खबर और आ रही है कि कांग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। 19 विधायक हैं उनके पास और 10 लोग संपर्क में हैं बीजेपी के, तो अगर वो 10 रिजाइन दे दें तो फिर 243 की जगह पे 233 प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा। उसका चाहिए होगा मोर देन 50%। चीजें आसान हो जाएंगी यहां पर। और अगर जेडीयू और बीजेपी साथ मिलते हैं तो 75 प्लस 45, ये जोड़ के जादुई आंकड़ा के पास पहुंचेंगे। 4 हम के साथ वहां मिल जाएंगे, 124 जो है वो सीटें यहां बन जा रही हैं। तो ऐसे में ये चीजें आसान है इन दो पक्षों के लिए। अब इस बात की वजह से क्या समस्याएं जो है यहां पर आते दिखाई दे रही हैं, तो लोकसभा भंग हो इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। अब यहाँ पे अंतिम मुद्दे पे आते हैं, इंडिया गठबंधन। जब जून 2023 में इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई पटना में, उसके बाद लगा कि भारत की राजनीति में अच्छा खासा परिवर्तन होगा, लेकिन होता दिखाई नहीं दिया। आपसी कलह पहले दिन से साथ यहां दिखाई दे रही है। हर किसी को प्रधानमंत्री बनना है, हर किसी को संयोजक बनना है, मतलब अपने अहंकार को त्यागने की प्रवृत्ति इंडिया गठबंधन में नहीं है। उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान ने साफ कहा कि भैया हम सीट शेयर नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे अकेले वहां चुनाव। ममता दीदी ने वहां पे बंगाल में कांग्रेस को साफ कर दिया कि हम तुमको सीट नहीं देने वाले। यही दिक्कतें महाराष्ट्र में थी, शिवसेना ने भी ये कह दिया, तो उस पर संजय निरुपम और बहुत सारे बयान वहां पर आ गए, और संजय राउत तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं वहां पे। तो बचा क्या? इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल उनके साथ नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो इस समय बीजेपी को हरा पाना राम मंदिर के बाद तो असंभव सा हो गया है। अगर बीजेपी यहाँ पे 70 से कम सीट जीत रही है तो इसको हार मान लीजिए उनकी। राम मंदिर जिस तरीके से इस समय उत्तर प्रदेश के जनमानस में है, बीजेपी को यहाँ पे हरा पाना नियर बाई इम्पॉसिबल है। इस बार रायबरेली की सीट भी कांग्रेस बचा ले जाए तो ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। ठीक है, तो यूपी की राजनीति में तो अखिलेश यादव को भी पता है कि वह राम मंदिर मुद्दे का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आप देखेंगे वो बहुत शांत चल रहे हैं। मायावती ने कह ही दिया कि वो अकेले लड़ने वाली हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कहानी जो है वो साफ साफ दिख रही है कि यहां पर बीजेपी नहीं हारेगी। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 73 सीटें मिली थी और इस बार यह संख्या 75 पहुंच जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जैसी जैसी इस समय माहौल हम बिहार यहाँ पे यूपी में देख रहे हैं इस समय राजनीति का। तो ऐसे में एक बात समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति का जो प्रभाव है वो आने वाले समय में काफी ज्यादा हमको दिखाई देगा भारत की राजनीति में। और बिहार तो इंडिया गठबंधन के हाथ से लगभग लगभग निकल चुका है। बाकी नीतीश कुमार की राजनीति किस तरफ जाएगी इसके विषय में चर्चा करने के लिए मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। इजाजत दीजिए दोस्तों, सुधांशु को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।